का शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाए। इस आरोप पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़वाहट बढ़ गई है। अब दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह कहकर सियासी पारा और ज्यादा बढ़ा दिया कि जेल में अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दिल्ली में आखिर क्या कुछ चल रहा है। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए? ईडी ने आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल सेहत के आधार पर रिहाई के लिए अपना शुगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी के बयानों से एक नया मोड़ आ गया है। सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं। वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। शुगर के मरीज अरविंद केजरीवाल जेल में क्या खा रहे हैं? इसकी पूरी रिपोर्ट देखकर ईडी के वकीलों के माथे पर बल पड़ गए। अदालत में दायर किए गए अरविंद केजरीवाल की डाइट का ये पूरा दस्तावेज देखिए। 3 अप्रैल को ब्रेकफास्ट में 2 केले खाए और चाय पी है। 3 अप्रैल को लंच में भी अरविंद केजरीवाल ने 2 केले खाए। 3 अप्रैल को ही डिनर में केजरीवाल ने 1 मिठाई खाई और 2 केले खाए हैं। यानी 3 अप्रैल को ही केजरीवाल ने 6 केले खाए हैं और 1 मिठाई खाई है। ईडी से कहना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि किसी भी डायबिटीज के डॉक्टर से जाके बात कर लीजिए। सारे सीरियस डायबिटीज के पेशेंट्स को इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 चीजें रखने को हमेशा कहा जाता है। केला रखने को कहा जाता है और किसी प्रकार की टॉफी या चॉकलेट रखने को कहा जाता है। इसी तरह 5 अप्रैल को ब्रेकफास्ट में केजरीवाल ने 2 केले और रात में केजरीवाल ने 2 मिठाइयां खाई है। 6 अप्रैल को केजरीवाल ने ब्रेकफास्ट में 2 केले खाए, लंच में 1 आम और रात में 1 मिठाई भी खाई। केजरीवाल के डाइट चार्ट से साफ है कि वो सब्जी में लगातार आलू खा रहे हैं। 8 अप्रैल को भी लंच में केजरीवाल ने आम खाए हैं। 11 अप्रैल को डिनर में केजरीवाल ने 5 पूरियां खाई हैं। आपने खुद जो कोर्ट में डाइट चार्ट जमा किया है वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ 1 दिन पूड़ी खाई थी और वो था नवरात्रों का पहला दिन। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, नवरात्रों के पहले दिन आलू पूड़ी का प्रसाद बनता है और सब लोग खाते हैं। इस डाइट चार्ट को देखने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं जिसकी कल्पना भी किसी को नहीं थी। क्या अरविंद केजरीवाल जमानत पाने के लिए खुद अपनी सेहत को ही दांव पर लगा सकते हैं? ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खाने पीने यानी उनकी डाइट को लेकर एक नई अर्जी लगाई है और इस अर्जी में राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने कुछ ऐसे तथ्य रखे गए हैं जिसकी वजह से एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई है। कितना बड़ा ये शख्स नौटंकीबाज है और दूसरी बड़ी चीज इससे साफ जाहिर होती है कि ये कुछ भी कर सकता है, ये बहुत खतरनाक है और इसीलिए जरूरी है कि तिहाड़ जेल से इसको शिफ्ट करना चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 1 अप्रैल 2024 को स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में एक एप्लीकेशन दायर की और इस एप्लीकेशन में उन्होंने ये मांग की कि उन्हें घर का खाना दिया जाए। केजरीवाल की सेहत को देखते हुए जज ने अरविंद केजरीवाल की मांग को मान लिया और तब से उन्हें घर का बना हुआ खाना, स्पेशल डाइट और बोतल बंद पानी दिया जा रहा है। लेकिन ईडी ने अब इस पर यह शिकायत की है कि अरविंद केजरीवाल 2 अप्रैल 2024 से ही लगातार ऐसी डाइट ले रहे हैं जो शुगर लेवल को बढ़ाने वाली है। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल चीनी वाली चाय पी रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आम खा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मिठाई खा रहे हैं, इसके अलावा आलू की सब्जी और पूरी खा रहे हैं। आगे ईडी के वकील का कहना है कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट हैं और ऐसे में मीठी चीज उनके ब्लड शुगर लेवल को खतरनाक स्तर तक पहुंचा सकती है। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल शुगर वाला खाना इसीलिए खा रहे हैं ताकि एक मेडिकल इमरजेंसी हो और फिर केजरीवाल सहानुभूति प्राप्त करके उपचार के नाम पर मेडिकल ग्राउंड पर अदालत के सामने याचिका दायर कर सकें।
Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patients. अदालत के सामने ईडी ने जो दस्तावेज रखे हैं उसके मुताबिक 1 अप्रैल की सुबह अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 139 था। इसके बाद उनका शुगर लेवल बढ़ता ही गया। 6 अप्रैल को सुबह उनका ब्लड शुगर लेवल 170 था। इसके बाद 10 अप्रैल को सुबह उनका शुगर लेवल 202 था। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 280 था और 14 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का सुबह शुगर लेवल 276 तक पहुंच गया। WHO के मुताबिक खाने के पहले यानी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। यानी हिसाब से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रखे गए इन तथ्यों के बाद बीजेपी अब खुलकर अरविंद केजरीवाल की शुगर वाली डाइट को जमानत हासिल करने की एक साजिश बताने लगी है। शराब घोटाले के बाद अब शुगर घोटाला। अरविंद केजरीवाल जी का एक घोटाला और सामने आया। आज से पहले आपने यह तो सुना होगा कि हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसी मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस हद तक क्रिमिनल माइंडेड हैं कि जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसे वो घोटाले कर रहे हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को शातिर क्रिमिनल बता रही है जो जमानत पाने के लिए अपनी सेहत से भी खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश बता रही है। आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि केजरीवाल को घर का खाना ना मिल सके, इसके लिए ईडी झूठे आरोप लगा रही है। इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है और इस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या अदालत में अरविंद केजरीवाल के वकील सेहत के आंकड़ों को नकार पाएंगे? ये सवाल अरविंद केजरीवाल के वकीलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। This is an issue made by ED so that there is home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वजन बहुत तेजी से घट रहा है। लेकिन उस वक्त तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह साफ कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन सामान्य है और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। आम आदमी पार्टी इस वक्त बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। लोकसभा चुनाव में मतदान 24 घंटे बाद शुरू होने जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और आम आदमी पार्टी को इस वक्त केजरीवाल की बहुत जरूरत है। बीजेपी दिल्ली के अंदर केजरीवाल को घेरने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले नंबर पर है। इससे भी साफ है कि आम आदमी पार्टी ने अब भी केजरीवाल की रिहाई की उम्मीद नहीं छोड़ी है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। 29 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लाल जाल में फंसी कांग्रेस, ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? दरअसल 16 अप्रैल को 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर के जंगलों में चलाए गए ऑपरेशन में 3 जवान जख्मी भी हो गए, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन को फेक बताने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो मारे गए नक्सलियों को शहीद का दर्जा तक दे दिया। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे कांग्रेस लाल जाल में फंस गई है। सोलह अप्रैल 2024 गांव बिनागुंडा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़। गोलियों की तड़तड़ाहट से 4 घंटे बिनागुंडा गांव थर्राता रहा। ये नक्सलियों और सुरक्षा बलों की आमने सामने की भीषण मुठभेड़ थी। एनकाउंटर के अंत में सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक सफलता मिली। 29 नक्सल ढेर हो चुके थे, जिसमें 15 खूंखार लेडी नक्सल कमांडो थी। साथ ही एनकाउंटर में टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव मारा गया था। लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के सबसे सफल ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों के पास से विध्वंसक हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। जो हथियार मिले उनकी लिस्ट देखिए।
AK-47 राइफल, इंसास राइफल, SLR राइफल, कार्बाइन, 303 राइफल, 315 बोर बंदूक, 9mm पिस्तौल, देसी हथगोले, यानी कांकेर के जंगलों में ढेर हुई नक्सल टोली लोकसभा चुनाव में आतंक फैलाने के इरादे से जुटी थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने खूनी नक्सलियों का काम तमाम कर दिया। कांकेर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 3 जवान भी गंभीर जख्मी हुए, लेकिन पूरे देश में कांकेर एनकाउंटर के लिए सिक्योरिटी फोर्स की सराहना हुई। खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने शाबाशी दी। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर संदेश देकर ऐतिहासिक सफलता के लिए शूरवीरों को सलाम किया, लेकिन कांकेर एनकाउंटर पर कांग्रेस पार्टी ने सेल्फ गोल कर दिया। पहला फाउल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया। सुनिए ये बयान। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अब फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है। तो फर्जी आदमी है, उसको सब चीज फर्जी लगेगा। खुद तो फर्जी है। फर्जी जब ये विधायक बने तभी फर्जी नाम से बने, नाम किसी दूसरे का था। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, वो बड़ी घटना है। अभी तक तो होता ही था कि हमारे जवान दास होते रहे। पहले सवाल फिर सफाई देकर बघेल ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एनकाउंटर से इतनी संवेदनशील हुई कि नक्सलियों को शहीद करार दे दिया। हालांकि जब बीजेपी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि इस पूरे ऑपरेशन की, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और वो जो सब लोग शहीद हुए हैं, मतलब आतंकियों के लिए वो कह रही है, नक्सलियों के लिए कह रही है कि जो नक्सली शहीद हुए हैं उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत की सफाई बीजेपी को मंजूर नहीं। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जिस नाम से कैंपेन चलाया उसे भी देखिए। बीजेपी ने कैंपेन सुप्रिया श्रीनेत के रायपुर दौरे के विरोध में चलाया है। बीते 14 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के समूल नाश का आह्वान किया था। इसके 2 दिनों बाद ही नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ। मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दीजिए, 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। मोदी सरकार नक्सल आतंक के सफाए के संकल्प को पूरा करने में लगी है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या के समाधान पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया, जिसे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए बीजेपी बेहद नुकसानदेह साबित करने की कोशिश में है। वहीं हकीकत ये भी है कि नक्सलवाद का फन कुचलने में सुरक्षा बल काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इजरायल ने ईरान के साथ शांति की सारी उम्मीदों को शून्य कर दिया। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट ने पक्का फैसला कर लिया कि वो ईरान को छोड़ेंगे नहीं। अब पूरी दुनिया की निगाहें इजरायल की ओर से ईरान पर होने वाले हमले पर टिकी हैं। ये हमला कब होगा और किस स्केल पर होगा, बस इसी का इंतजार है। हर पल दहशत है, हर पल खौफ है। ईरान के शहरों में रेड अलर्ट है, क्योंकि इजरायल का बदला भी बाकी है। ईरान इजरायल के बीच युद्ध की खींची तलवारें खून की प्यासी हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू वॉर कैबिनेट की मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं।
इतना तो तय हो चुका है कि ईरान पर इजराइल हमला करेगा, लेकिन कब करेगा, इसकी टाइमिंग क्या होगी, इसका स्केल क्या होगा, ये क्लियर नहीं है। लिहाजा दोनों मुल्कों के नागरिकों की सांसें अटकी हुई है। एक तरफ है 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला इजराइल और दूसरी ओर है 9 करोड़ आबादी वाला ईरान। सांप नेवले वाली दुश्मनी का अंतिम परिणाम क्या होगा, दुनिया सांसें थामे देख रही है। इजराइल के इरादों को जाहिर करने वाला एक्स पोस्ट देखिए। आगे दिखाएंगे कि दोनों देशों के बीच युद्ध भड़का तो सिर्फ मध्य पूर्व का ही नहीं, पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। चौदह अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 बैलिस्टिक मिसाइलें, यूएवी और क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। इन ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है, जो यूरोप तक पहुंच सकती हैं। इजराइल पर ईरान का हालिया हमला इस बात का एक पूर्वावलोकन मात्र है कि अगर दुनिया ने उन्हें नहीं रोका तो यूरोप क्या उम्मीद कर सकता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ईरान को रोके। ध्यान देने वाली बात है कि ईरान ने हमला अपने सीरियाई दूतावास पर इजरायली हमले के बदले के तौर पर किया था और उसके बाद अब डिफेंसिव मोड में है, लेकिन डरा हुआ है इतना कि पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने न्यूक्लियर सेंटरों को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया है। पश्चिमी मीडिया में इस बात की कई रिपोर्टें छप चुकी हैं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान आगे किसी तरह के हमले की तैयारी नहीं कर रहा, इतना तो तय दिख रहा है। फिर एक्स पर इजराइल ने क्यों लिखा कि ईरान को रोके, इसका कारण समझना बहुत जरूरी है। पहला कारण, इजराइल ईरान पर हमला जरूर करेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। दूसरा कारण, इजराइल ये साबित करना चाहता है कि वो ईरान पर हमला इसलिए करने के लिए मजबूर है क्योंकि दुनिया ईरान को नहीं रोक पा रही। तीसरा कारण, ईरान पर हमले के दौरान कोई भी देश अगर उसका साथ देने आए तो ये जरूर सोचे कि युद्ध भड़काने की जिम्मेदारी ईरान की है, न कि इजराइल की। चौथा कारण, नेतन्याहू बदले के लिए ईरान की कार्रवाई और दुनिया की चुप्पी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं।